उत्पल जी, एक सवाल ये है कि कोविड के बाद जितने भी निवेशक आए, देखिए हम जिन्होंने मार्केट के पिछली 3-4 साइकिल्स देखी हैं, हमें पता है कि मार्केट में ये सब चलता रहता है। मतलब 2007-8 का वो फेज़ भी था जब सेंसेक्स 50-60% करेक्ट हो गया था। उस हिसाब से तो हम बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। लेकिन जो नया पैसा आया कोविड के बाद, उसने ये फेज़ नहीं देखा जिसमें मार्केट गिर भी सकता था, जेब से भी पैसा जा सकता था। उनको तो ये लगता था कि बस मार्केट में आए 10-15-20% तो आराम से आपका हक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। कई लोग तो ये मान के चलते थे कि ये कल्चर तक देखा था हमने कि लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया था, उस पैसे को ऑप्शंस में डाल के और उससे पैसा बना के उसके बाद अगले महीने दे देते थे ईएमआई। तो वो सब जो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी, क्या वो पूरी तरीके से कम हो चुकी है मार्केट में आपके हिसाब से? जो नया पैसा आया उसको कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि नहीं, अब इस मार्केट में थोड़े से हमारे को एक्सपेक्टेशंस कम रखने चाहिए। अनुज, प्राइसेस की बात ना करके हम अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स आर द टेम्पल्स ऑफ कैपिटलिज्म. We should recognize the signals that the market is giving us. Even when the market prices are falling, they are essentially giving us a signal. It is for the wise people to read and understand those signals. Today, what is the signal that we must read? वहाँ पे एंथ्रोपिक एंड ओपन एआई के इतने बड़े बड़े इश्यूज हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है. हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पांचों उंगली तो बराबर नहीं हो सकती है. बिल्कुल. तो हमारा टाइम आएगा, जब आएगा तब आएगा. बट हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है? हमारा पॉपुलेशन, हमारा कंजम्पशन, हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स, ये हमारी स्ट्रेंथ है. हमारी वीकनेसेस भी हैं. हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम है जितना होना चाहिए उससे. देयर आर क्वेश्चन मार्क्स ऑन आईटी सर्विसेज, बट हम खाली नेगेटिव्स नहीं देख सकते हैं. जितना आईटी सर्विसेज में क्वेश्चन मार्क है, उतना आप देखिए कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एट अ फैबुलस पेस. सो all in all, there is this process known as creative destruction, Joseph Schumpeter ka. Markets are signaling that there is a shift from the old to the new. It is not just technology. It is the old way of doing business to the new way of doing business. It is old go-to-market strategies and new go-to-market strategies, and so on. And the good part is that there is capital available to help that transition. हाँ, हमारे यहाँ पे $75 बिलियन IPOs नहीं हो सकते, कोई बात नहीं. लेकिन दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा IPOs हो रहे हैं और रीजनेबली डिसेंट साइज्ड IPOs हो रहे हैं. हमको वो देखना है कि हमारे पास क्या है और उससे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं. By no means is this a situation to be pessimistic. This is a situation to be selectively and cautiously optimistic. ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहूँगा. आप में से कितने लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हैं? ऑलमोस्ट पूरा रूम. थोड़ा सही जवाब दीजिएगा, मतलब शर्माने की ज़रूरत नहीं है. कितने लोगों ने पिछले 6 से 1 महीने में लॉसेस देखे हैं? काफ़ी बड़ा नंबर है. और आप में से कितने लोग अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, एवरेजिंग कर रहे हैं? नीलेश भाई, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है. देखिए, पूरा का पूरा रूम जो है वो कह रहा है कि ठीक है, लॉस हुए हैं हमें, लेकिन हम और पैसा डाल रहे हैं मार्केट में. और ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ फंड मैनेजर. लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा इस तरीके के वोट से कि नहीं, हम पैसा डालने को तैयार हैं अभी भी मार्केट में. अनडाउटेबली अनुज भाई, लोगों को लगता है कि हम मनी मैनेजमेंट बिजनेस में है. एक्चुअली हम लोगों का विश्वास मैनेज करते हैं. तो ये दायित्व तेजी की मार्केट में भी उतना ही है जितना मंदी की मार्केट में है. और हमने हमेशा लोगों को यही कहा कि आप अपने असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए. और जैसे उत्पल भाई ने कहा, यह मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे काफ़ी मैक्रो न्यूज़ खराब है, वॉलेटाइल है, बट
अच्छे दाम और अच्छे न्यूज़ दोनों एक साथ तो नहीं आते। खराब समय में ही आपको अच्छे दाम मिलेंगे। सो दिस इज टाइम टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बट आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। आज भी हम फेयर वैल्यू मार्केट हैं, कोविड की तरह सस्ती मार्केट नहीं है कि यहाँ से अनाप शनाप रिटर्न आ जाए। यह फेयर वैल्यू मार्केट है, लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। ट्रंप साहब जो वॉलेटिलिटी देंगे उसको सहन भी करना पड़ेगा और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करके निवेश करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, भाव और भावना दोनों आपको साथ में नहीं मिलेंगे। एक आज अच्छा होगा तो दूसरा खराब होगा। इस समय भाव अच्छे हैं क्योंकि सेंटीमेंट खराब है। तो नवनीत जी, इस समय इन्वेस्टिंग थीम्स कहाँ इन्वेस्ट करें? मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें, सर्विसेज में इन्वेस्ट करें? ऑब्वियसली पोर्टफोलियो अप्रोच तो होती है, लेकिन बड़ी थीम्स क्या हैं? नहीं, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक उत्पल ने अच्छी बात करी कि हर एक देश को देखना है। अगर 4 यूएस में एआई कंपनियां हैं या 4 वो मेमोरी बनाने वाली, चिप्स बनाने वाली कंपनियां वैसी ही होनी चाहिए। 140 करोड़ के देश में कई तरह की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पूरा आईटी सर्विसेज इतना बड़ा खड़ा हुआ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, मे बी उसमें से कुछ हैं जो वापस एआई में निवेश करके अपने को रूपांतरित कर पाएगी और वापस बड़ी बनेगी, कुछ है वो नहीं रहेगी। 90 के दशक में भी बहुत सारी आईटी कंपनीज थी जो आज नहीं है, कुछ ही बची हैं जो इतनी बड़ी बनी है, वैसा वापस होगा। सिमिलरली कंजम्पशन में हम इतने छोटे बेस से चालू करें, $2500 पर कैपिटा जीडीपी 140 करोड़ के देश में, 29-30 साल की मीडियन एज है, तो वहाँ से तो वो बढ़ना ही है धीरे धीरे। तो उसमें बहुत सारे मौके होंगे। अब हमारी इंडस्ट्री का देखिए, हमारे एचडीएफसी में म्यूचुअल फंड में 70 लाख निवेशक थे 3 साल पहले, 70 लाख। आज 1 करोड़ 70 लाख हैं, 1 करोड़ नए निवेशक और हो गए। और आपने जो नीलेश भाई से प्रश्न पूछा कि आप पे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा उत्तरदायित्व तो दोनों के प्रति है। वो जो 6 करोड़ निवेशक इंडस्ट्री में आ गए उनके प्रति तो बहुत है, बिकॉज उनको जितना हम अच्छा कर सके उनके लिए। पर 140 करोड़ निवेशक अभी आए नहीं है, उनके लिए भी बड़ा उत्तरदायित्व है कि उनको भी कैसे प्रोत्साहित करें कि वो आएँ। तो पूंजी बाजार में कितनी पोटेंशियल है। सिमिलरली आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, पहले जो नीलेश भाई ने भी बोला कि हमको जिस तरह से इनोवेशन में निवेश करना चाहिए था उतना शायद नहीं किया है, लेकिन अब करेंगे। क्योंकि पिछले वर्षों में जो चीज़ें हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 या 5, और ऐसे मैंने एक्रोनिम बना दिया ताकि मुझे याद रहे, सी पर देश को काम करना है। मुझे लगता है हर एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए, आप भी बाकी लोग जो आ रहे हैं पूरे दिन संवाद में। सबसे पहला है क्रूड ऑयल एंड गैस, हम उस पर अपनी डिपेंडेंस कैसे कम करें। सेकंड है चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जो आज क्रूड ऑयल में हो रहा है वो कभी चिप्स में भी हो सकता है, और कहीं अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। थर्ड है क्रिटिकल मिनरल्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम अपनी निर्भरता देश पर कैसे बनाएं। चौथा है कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं, चाहे डिफेंस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, धीरे धीरे हम कम नहीं कर सकते। पांचवा कैपिटल, कैपिटल हमें बहुत चाहिए, डेफिनेटली बाहर की भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे और देश की एसआईपी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, हमें बाहर की भी कैपिटल चाहिए, लेकिन देश से हम और कितना बढ़ा सकते हैं ताकि वॉलेटिलिटी कम हो सके। ये 5 सी पे मुझे लगता है युद्ध स्तर पर अगले 5 साल, हमने जैसे रिफॉर्म्स गिने ना 2014, 15, 16 के 20 करोड़ बैंक खाते खोल दिए कुछ महीनों में, हमने 20 करोड़ 30 करोड़ टॉयलेट्स बन गई कुछ महीनों में, या जीएसटी हो गया इतना जल्दी से, पूरा इलेक्ट्रॉनिक एवरीथिंग। उसी युद्ध स्तर पर अगले 5 साल में सोचना है कि वर्क बैकवर्ड, 5 साल बाद हमारा इन सब चीज़ों का इंपोर्ट कम करना है। एंड जैसा नीलेश भाई ने कहा, वी नीड दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी। और मुझे लगता है कि जब भी चुनौतियाँ आई है तभी हमने नई ऊंचाई छुई है। तो आपने जो बोला नई ऊंचाइयाँ या नई चुनौतियाँ, नई ऊंचाइयाँ और नई चुनौतियाँ, जब चुनौती आई है तभी हमने नई ऊंचाई भी छुई है। जो आपने सेक्टर्स की बात की वो सब आज यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं भारत इकोनॉमिक संवाद में, सभी पर बातचीत होगी। कुछ ही देर में अनिल अग्रवाल भी होंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि भारत की माइनिंग सिक्योरिटी को लेकर और क्रिटिकल मिनरल्स और ये जो इसको लेकर हम कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, उस पर भी बातचीत होगी। उत्पल जी, एक बात बताइए, ऐसे मौके पर मेरे को कई बार लगता है कि अगर राकेश झुंझुनवाला होते तो वो क्या कहते हैं। मैं क्योंकि आज भी अगर आप जाएंगे इंस्टाग्राम पर, ये कई ऐसी रील दिख जाती हैं कि वो ऐसे फेजेस में क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा उनके साथ आपने काम किया है, अगर वो आज होते तो वो क्या बोल रहे होते? अगर मैं सपोज करूँ मैं आपकी जगह अगर राकेश झुंझुनवाला बैठे होते, मैंने उनसे सवाल पूछा होता कि आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में, ऑब्वियसली अगर उनका मूड खराब होता तो बोलते मैं तो अपनी बीवी को भी नहीं बताता, तुम्हें क्यों बताऊँगा। लेकिन अगर वो अच्छे मूड में होते तो क्या बोलते हो? राकेश जी का एक कोट है, वो बहुत रेलेवेंट है यहाँ पे। योर पेशेंस में बी टेस्टेड
but your conviction will be rewarded. बहुत And- शानदार. And the conviction that he had in India, I don't think any financial investor will ever have. So he was permanently bullish. He was always believing in India. In this environment, this is perfect environment for him. This is the kind of environment that he would find opportunities in. See, he was a value conscious investor as well. A few months earlier, I think it was difficult to find value. But now we are seeing emergence of value. नीलेश भाई ने कहा कि market is at fair value level. So ऐसा नहीं है कि market is at deep value like it was in COVID. लेकिन there are segments of the market where the correction is much greater. The median correction is far greater than what the indices suggest. So therefore, this is the time that he would be out hunting. कितना लोगों का आपने राकेश जी का पूछा, मेरे से कोई पूछा, मैं एक लाइन कहूंगा, डोंट फाइट अगेंस्ट द माइट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल. एनीबडी हु इज नेगेटिव ऑन इंडिया, ऑफ कोर्स हमको बहुत कुछ चीजें करनी चाहिए थी और करनी चाहिए, जैसा नीलेश भाई ने भी कहा. बट एक ध्यान रखना, मतलब 140 लोगों की ऊर्जा के सामने मत खड़े होइए, अच्छा ही होगा. नहीं, मुझे भी एक बार डांट दिया था उन्होंने, मुझे याद है, तो मुझे अच्छे से याद है. अच्छा, कितने लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ 10 से 20% नीचे है टॉप से, और 10 से 20 और 20% से ज़्यादा वाले कितने? दो ही मुझे कैंडिड इंसान नज़र आ रहे हैं इस रूम में. इसका मतलब होगा तो कई लोगों का नीचे, लेकिन हाथ खड़ा करने में लग रहा है कि मैं क्यों हाथ खड़ा करूं, है ना. अच्छा, कितने लोगों के पोर्टफोलियो हाई के करीब है वैसे? अरे वाह, शानदार. पीछे 2-3 हाथ खड़े हुए हैं, तो चलिए ठीक है. स्टॉक पिकर्स हैं हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे वैसे, शानदार इस मार्केट में भी. नीलेश भाई, नया पैसा कहाँ लगाएं इस समय, क्या अच्छी थीम्स हैं? पहला तो आपको आपका असेट एलोकेशन फॉलो करना है, बट 4 इंस्ट्रूमेंट लोगों के पोर्टफोलियो में उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए. पहला SIF, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड. सेबी ने इसकी परमिशन कुछ समय पहले ही दी है. आज तक हमने लॉन्ग ओनली फंड मैनेज किए, मार्केट ऊपर तो हमारे फंड ऊपर, मार्केट नीचे तो हमारे फंड नीचे. बट अब सेबी हमें लॉन्ग शॉट और लेवरेज दोनों का इस्तेमाल करने को दे रहा है. SIF फंड की रिटर्न और वॉलेटिलिटी इक्विटी फंड से अलग होगी. दूसरा, परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF. आज की तारीख में प्रमोटर को पैसों की ज़रूरत है, PE को एग्जिट देना है, अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ाना है, फैमिली सेटलमेंट करना है, तो उसे कोई बैंक, कोई म्यूचुअल फंड, कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई पेंशन फंड पैसा नहीं दे सकता. उसे परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF मार्केट में जाना पड़ता है. बोरोवर ज़्यादा है, लेंडर्स कम है, सिक्योरिटी ठीक ठाक मिलती है, तो परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF को भी आप नज़र में रख सकते हैं. यह फंड क्लोज एंडेड रहेगा, मिनिमम निवेश 1 करोड़ का रहेगा, तो ये HNI का प्रोडक्ट है. तीसरा, रीट इनविट है. हम लोग सब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रहता है. रीट इनविट भी एक अलग तरीके का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है. अभी आज ही पेपर में पढ़ा, रीट जो लिस्टेड है 5, उन्होंने इस साल 8,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट हो गई है, और वहाँ पे एक इक्विटी और डेट मार्केट से अलग रिटर्न और अलग रिस्क मिल सकता है. और फाइनली, ग्लोबल इन्वेस्टिंग. आपके पोर्टफोलियो में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और वैल्यूएशन डाइवर्सिफिकेशन चाहिए. अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड की लिमिट ख़त्म हो गई है, तो आपको गिफ्ट सिटी से जो फंड लॉन्च होते हैं उसमें LRS के जरिए निवेश करना होगा. तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल जो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड है, उसके सिवा SIF, AIF, रीट इनविट और गिफ्ट सिटी के LRS फंड
इनको भी जरूर नज़र में रखिए।